हेलो टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब तक हमने देखा था कि ब्रोंकियल ट्री था लास्ट में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लंग्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन है लंग, जहाँ पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होगा एज इन रेस्पिरेशन फॉर द ब्रीदिंग पर्पस। तो अब हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। डिस्कस करने से पहले इसकी डायग्राम बना देते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ओके, हियर आर द लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन है लंग्स। बेसिक जो काम होना है रेस्पिरेशन का, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीटली लंग्स के अंदर होती है। डिटेल में देखते हैं व्हाट इज़ द बेसिकली लंग्स। लंग्स बॉडी में
थोरेसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड होते हैं। बॉडी में बहुत सारी कैविटीज़ हैं, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन कैविटीज़ हैं, उसके बाद चेस्ट के अंदर थोरेसिक कैविटी है, देन एब्डोमिनल कैविटी है, देन पेल्विक कैविटी। तो हमारी बॉडी के जो दो लंग्स हैं ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं। आप थोरेक्स में देखेंगे तो एक स्केलेटन सिस्टम का रिब केज है बेसिकली। आगे की तरफ स्टर्नम है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, और स्टर्नम और जो वर्टिब्रल कॉलम है साइड में दोनों जो है तो दोनों तरफ रिब्स से जुड़े हुए रहते हैं। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। तो 12 जोड़ी रिब्स, आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम मिलकर रिब केज बनाता है, और इस रिब केज में हमारे ये दोनों लंग्स लोकेटेड होते हैं, और उसी रिब केज की वजह से ये प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। लंग्स का अगर एक्सटेंशन देखें, लंग्स बेसिकली संख्या में दो होते हैं, ऐसा हम सभी को पता ही है। बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट के ये होते हैं। बहुत सॉफ्ट और इलास्टिक टिश्यूज इनके अंदर होते हैं। कलर इनका ग्रे या ब्राउनिश टाइप का होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, इनका कलर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बन ब्लैक होता जाता है। लंग्स का शेप अगर देखें तो ये बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन देखा होगा आपने, जिसका एक एंड नैरोवर होता है और दूसरा एंड जो है बहुत ज़्यादा वाइडर होता है, बेस होता है। तो आप देख रहे हो इसके स्ट्रक्चर में कि नीचे वाला जो पार्ट है ये बेसिकली बेस है, ये वाइडर पार्ट है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है बहुत एंगुलर है, नैरोवर है, इसी को हम बोलते हैं अपेक्स। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक तरफ बेस वाइड होता है, दूसरी तरफ अपेक्स होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर। तो ये लंग्स भी आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ बहुत नैरोवर है, तो इस ऊपर वाले एंड को हम बोलते हैं अपेक्स, और नीचे वाला ये जो बेस आप देख रहे हैं ये बॉर्डर पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं बेसिकली द बेस। हार्ट में इसका उल्टा होता है, हार्ट में जो एंगुलर पोर्शन है वो नीचे की तरफ होता है, और जो वाइडर पोर्शन है वो ऊपर की तरफ होता है। तो हार्ट में बेस ऊपर की तरफ है और अपेक्स नीचे की तरफ, जबकि लंग्स में उसके अपोजिट है, यहाँ पे अपेक्स ऊपर है और नीचे की तरफ होता है बेस। लंग्स हमारी थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं, और ये जो अपेक्स आता है ये हमारे क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक आता है। आप देखोगे यहाँ पर चेस्ट में ऊपर पे यहाँ पे ये क्लेविकल्स हैं दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट। इस क्लेविकल से भी ऊपर 2.5 सेंटीमीटर, मतलब क्लेविकल हम देखें तो अप्रोक्स यहाँ आती हैं, और इससे लगभग ऊपर 2.5 सेंटीमीटर ये अपेक्स जाता है, और जो नीचे वाला बेस है ये सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है ओवर दी डायफ्राम। तो अप्रॉक्स ये वाला जो एंड है ये आता है एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा 1, और ये जो बेस है ये आता है एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा 12। तो एक्सटेंशन अगर हम देखें इन रिलेशन टू द थोरेसिक वर्टिब्रा, तो लंग्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम थोरेसिक वर्टिब्रा फर्स्ट टू थोरेसिक वर्टिब्रा 12। अगर इनकी लंबाई देखें तो ये अप्रॉक्स होती है 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर, और अगर इनकी हम विड्थ देखें तो ये लगभग होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। लंग्स के 3 सरफेस होते हैं। सरफेस का मतलब फेसेस ऑफ द लंग, दैट मीन्स वो सरफेस या वो फेस जहाँ से लंग्स देखा जा सकता है, या जहाँ से हम लंग्स को देखते हैं। तो आप लंग को देखोगे तो लंग को 3 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो आप सामने से देखोगे तो वो उसका कॉस्टल सरफेस कहलाता है। लंग्स में 3 सरफेस होते हैं। पहला सरफेस कॉस्टल सरफेस, कॉस्टल दैट मीन्स रिब्स का दूसरा नाम कॉस्टल है। तो रिब्स से जुड़ा हुआ लंग्स का जो भी पार्ट है, तो आगे से लेके पीछे तक जो भी रिब्स हैं उसके अंदर की तरफ जो एडजॉइनिंग लंग्स का जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं कॉस्टल सरफेस। तो लंग्स इस तरीके से हैं, पीछे की तरफ वो घूमे हुए, तो ये पूरा एंटेरोलेटरल जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं कॉस्टल सरफेस। दूसरा सरफेस होता है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं मीडिया स्टाइनल सरफेस या मीडियल सरफेस, एक ही बात है। वो सरफेस जो कि हमको एंटेरोलेटरल व्यू से नहीं दिखता है, उसके लिए आपको लंग के पीछे अंदर की तरफ देखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इनसाइड अगर आप लंग को देखना चाहें तो वो सरफेस जो मिलेगा दैट इज द मीडिया स्टाइनल। वो नॉर्मली आपको आगे से लेटरल सरफेस से नहीं दिखेगा, आपको अंदर की तरफ से ये सरफेस दिखेगा, इसको बोलते हैं मीडिया स्टाइनल सरफेस। और लंग का तीसरा सरफेस होता है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। डायफ्रैग्मेटिक सरफेस दैट मीन्स ये जो सरफेस है ये लोअर सरफेस, तो डायफ्राम के नीचे से भी लंग को देखा जा सकता है, ये भी उसका फेस एक तरीके से। तो ये जो तीसरा फेस उसको हम बोल रहे हैं डायफ्रैग्मेटिक सरफेस।
तो दैट मीन्स लंग के सरफेस की अगर बात हो तो हमने बोलना है 3 सरफेस होते हैं। एक कोस्टल सरफेस या एंट्रोलेटरल व्यू बताता है, एक मीडिया स्टाइनल सरफेस जो इसका अंदर का व्यू बताता है, और एक होता है डायफ्राग्मेटिक सरफेस जो लंग को हम लंग के नीचे का व्यू बताएगा। ऐसे ही लंग्स में 3 बॉर्डर होती हैं, लंग के 3 किनारे होते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं बॉर्डर, 3 किनारे। पहला बॉर्डर होता है एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर मतलब आगे वाला बॉर्डर। आप लंग को आगे से देखेंगे तो उसका जो मार्जिन दिखेगा वो कहलाता है एंटीरियर बॉर्डर। जैसे कि ये लंग आपको सामने से दिख रहा है, तो ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, इसको हम बोल रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर। आगे से जो भी बॉर्डर दिख रहा है लंग का, दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर। इसके पीछे वाला जो बॉर्डर होगा उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। लंग्स इस तरीके से घूमे हुए हैं, यूं कोस्टल सरफेस पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे भी आपको लंग की ऐसे के अंदर की तरफ बॉर्डर दिखेगी, और ये बॉर्डर है आगे से नहीं दिखेगा, पीछे से दिखेगा, इसलिए इस बॉर्डर को हम बोलते हैं इट इज एन पोस्टीरियर बॉर्डर। और तीसरा बॉर्डर जो नीचे की तरफ है, ये वाला बॉर्डर, इसको हम बोल रहे हैं इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। तो लंग्स में 3 बॉर्डर होती हैं, एक हमने बोला एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर, और तीसरा inferior border. So lungs has 3 surfaces called costal surface, mediastinal surface, diaphragmatic surface, and lungs also has 3 border called the anterior, posterior and inferior border. lungs में आप देखोगे तो स्टर्नम के बीच में यहाँ खाली जगह है, ये ब्लैंक स्पेस, और इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टाइनम, द होलो स्पेस इन बिटवीन these 2 lungs and just below the sternum, that is the media sternum. ये खाली जगह है, लेकिन खाली नहीं है एक्चुअली, इसके अंदर लंग हार्ट सिचुएटेड होता है, हार्ट लोकेटेड होता है। इस तरीके से हार्ट यहाँ होता है, ये हार्ट का अपेक्स है इस तरफ नीचे की तरफ, और ये ऊपर का जो पार्ट है दैट इज द ब्रॉडर पार्ट कॉल्ड द बेस। तो ये हार्ट का जो अपेक्स है इस तरीके से अंदर यहाँ गया हुआ होता है, और इसलिए यहाँ वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। नोच दैट मीन्स एक अंदर की तरफ डिप्रेशन होना लंग के टिश्यू का ड्यू टू द अपेक्स ऑफ हार्ट, दैट इज द कार्डियक नोच। तो ये जो एरिया है इसको हम बोल रहे हैं मीडिया स्टाइनम, और यहीं पे हार्ट लोकेटेड होता है। लंग्स आपको दिखने में 2 दिख रहे हैं, दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, कुछ एनाटॉमिकल वेरिएशन होता है। ये जो राइट साइड का लंग है ये लेफ्ट की तुलना में थिकर होता है, लेफ्ट की तुलना में ब्रॉडर होता है, लेफ्ट की तुलना में लार्जर होता है, लेकिन लेफ्ट की तुलना में शॉर्टर होता है। अगर हम राइट लंग की बात करें तो ये राइट लंग लेफ्ट की तुलना में बड़ा होता है। थिकर, मोटाई में ये ज़्यादा थिक है। ब्रॉडर दैट मीन्स इसकी जो विड्थ आपको मिलेगी वो लेफ्ट की तुलना में ज़्यादा मिलेगी। लार्जर, राइट वाला लंग लेफ्ट की तुलना में बड़ा होता है। और बड़ा क्यों होता है, इसकी वजह है क्योंकि ये लेफ्ट लंग का ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये ड्यू टू द हार्ट कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होने की वजह से अंदर का एरिया कम हो गया, तो इसलिए ये वाला जो लंग है अप्रॉक्स 10 से 30% राइट की तुलना में छोटा होता है। लेकिन अगर लंबाई की हम बात करें फ्रॉम अपेक्स टू बेस, तो ये जो राइट साइड का लंग है ये लेफ्ट की तुलना में शॉर्टर होता है, लेंथ वाइज ये छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे लीवर है और लीवर इसको ऊपर की तरफ धकेलता है, तो ड्यू टू द लीवर ये जो राइट लंग है ये लेफ्ट की तुलना में शॉर्टर होता है। अगर ऐसे ही बात हम लेफ्ट की तुलना में करें, लेफ्ट की तुलना करें राइट से, तो हम बोलेंगे ये थिनर होता है, ये नैरोवर होता है, स्मॉलर होता है ड्यू टू मीडिया स्टाइनम, और राइट की तुलना में ये लॉन्गर होता है क्योंकि यहाँ पर लीवर नहीं है जो इसको कंप्रेस कर रहा है। राइट लंग का अगर वजन देखें तो ये लगभग होता है 625 ग्राम। अभी हमने बोला क्योंकि ये ब्रॉडर है, थिकर भी है, इसलिए वेट इसका ज़्यादा है। और लेफ्ट लंग की अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्स होता है 575 ग्राम, तो ये 625 ग्राम और ये है 575 ग्राम का। लंग्स में आप मीडिया स्टाइनम सरफेस पे देखेंगे तो एक स्पेस मिलेगा वेज शेप आकार का, जहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर इंटर करती हैं, और वह स्पेस जो मीडिया स्टाइनम सरफेस पे होता है उसको हम कहते हैं हाइलम,
या हाइलस। हाइलम या हाइलस। हाइलम और हाइलस बेसिकली एंट्री और एग्जिट पॉइंट है लंग्स के। ये वो पॉइंट है जहाँ से, ये वो एरिया है जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर लंग के अंदर इंटर करती हैं और कुछ स्ट्रक्चर लंग को एग्जिट करती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये मीडिया स्टाइनम सरफेस से ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर कर रही है, यहीं से पल्मोनरी आर्टरी इंटर करती है, यहीं से ब्रोंकियल आर्टरी इंटर करेगी, यहीं से ब्रोंकियल वेन बाहर आएगी, यहीं से पल्मोनरी वेन बाहर आएगी, यहीं से नर्व इंटर करती हैं, वेसल्स लिम्फेटिक वेसल इंटर करती है और यहीं से नर्व बाहर आती है और लिम्फेटिक वेसल्स भी बाहर आती हैं। तो दैट मीन्स अपोजिट ऐसे वी शेप एरिया होता है, इसको वैज शेप बोलते हैं हम। क्वेश्चन आता भी है वैज शेप एरिया लंग्स के कौन से सरफेस पे होता है, तो अभी हमने बोला कि ये कौन से सरफेस पे होता है, मीडिया स्टाइनल सरफेस, या इसी को बोलते हैं मीडियल सरफेस। लंग्स आपको जो दो दिख रहे हैं, ये फर्दर फिर अलग अलग लोब्स में डिवाइड होते हैं। ये राइट लंग विद द हेल्प ऑफ टू फिशर, दो फिशर है यहाँ पर, दो दरारें हैं जिसकी वजह से ये तीन लोब में डिवाइडेड हैं। दो फिशर है यहाँ पर, ये वाली फिशर जो लंग्स को इस तरीके से हॉरिजेंटली कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, जो इस राइट लंग के दो भाग कर रही हैं, एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। फर्दर ये जो बीच नीचे का जो लोब है, ये एक ऑब्लिक फिशर के द्वारा फर्दर दो लोब में डिवाइड हो जाता है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। तो दैट मीन्स राइट लंग में ये राइट वाला पोर्शन है, दैट इज द राइट लंग, और उस तरफ की हम बात करें ये है लेफ्ट लंग। तो राइट साइड में दो फिशर होती है, एक हॉरिजेंटल फिशर, दूसरा ऑब्लिक फिशर। इस तरीके से दो फिशर के द्वारा जो राइट लंग है ये तीन लोब में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम कहते हैं अपर लोब या सुपीरियर लोब, इसको हम कहते हैं मिडल लोब, और ये वाला जो लोब है दैट इज इंफीरियर लोब या लोब। राइट लंग जो है कितने लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है, हमने बोलना है राइट साइड के अंदर तीन लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहां पर मात्र आपको एक फिशर मिलेगी, ये फिशर है ऑब्लिक फिशर, और इस ऑब्लिक फिशर की वजह से आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट लंग है वो दो लोब में डिवाइड हो गया है। एक लोब आपको ये ऊपर वाला दिख रहा है और दूसरा ये जो लोब है नीचे वाला, दैट इज द इंफीरियर लोब। तो लेफ्ट लंग में अगर हमको पूछें लोब्स कितने होते हैं तो बोलना है कि दो होते हैं, एक ऊपर की तरफ दैट इज द सुपीरियर या अपर लोब, और दूसरा है इंफीरियर या लोअर लोब। राइट साइड में दो फिशर है, एक हॉरिजेंटल दूसरा ऑब्लिक, और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही फिशर है, दैट इज द ऑब्लिक फिशर। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक स्पेसिफिक पोर्शन है अपर लोब का, लेफ्ट अपर लोब का, इस तरीके से घुमावदार, जस्ट लाइक ए शेप ऑफ टंग। तो इसलिए इस स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लेफ्ट अपर लोब को हम बोलते हैं लिंगुला। लिंगुला, तो लिंगुला इज एन पार्ट ऑफ द लेफ्ट अपर लोब, इट लुक रिसेंबल लाइक ए टंग, इस तरीके से आप देख रहे हैं टंग की तरह ये दिख रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है पर्टिकुलरली जो लेफ्ट लंग का है, इसको हम बोल रहे हैं लिंगुला। क्लियर? लंग्स जो लोब्स में डिवाइड होते हैं, फर्दर स्पेसिफिक अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। राइट साइड में जो तीन लोब होते हैं फर्दर आगे 10 सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। ये ऊपर का लोब है, यहां पर 5 सेगमेंट होते हैं। ये ऊपर का लोब है, यहां पर 3 सेगमेंट होते हैं। ये जो मिडल लोब है यहाँ पे 2 सेगमेंट होते हैं, और ये जो नीचे वाला जो लोअर लोब है राइट लंग का, यहाँ पर टोटल 5 सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट इन द सेंस कि फर्दर स्पेसिफिक पोर्शन जो कि एक तरीके से सर्जिकल एनाटॉमिकल फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, उसमें ये लोब से डिवाइडेड होते हैं। और दैट मीन्स टोटल नंबर अगर हम बोलें कि राइट साइड के लंग में कितने सेगमेंट होते हैं, तो हमने बोलना है कि अपर लोब में 3 सेगमेंट हैं,
मिडल लोब में 2 सेगमेंट हैं और ये जो नीचे वाला लोब है इसके अंदर 5 सेगमेंट है। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट अगर हमसे कोई पूछे इनटू द राइट लंग तो ये हो गए हैं 10। ऐसे ही राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ लोब पूछे तो हमने बोलना है कि राइट साइड में टोटल जो लोब होते हैं वो होते हैं 3। ऐसे ही ये जो लेफ्ट लंग है ये भी लोब्स में डिवाइड होता है और लोब फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। और यहाँ पर जो ये लेफ्ट अपर लोब है इसके अंदर 4 सेगमेंट होते हैं। ऐसे ये जो लेफ्ट लोअर लोब है इसके अंदर भी 4 सेगमेंट होते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट लंग के अंदर टोटल जो सेगमेंट होते हैं वो होते हैं 8 सेगमेंट। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछें कि लोब कितने हैं लेफ्ट साइड में तो बोलना है 2 लोब हैं, लेकिन अगर सेगमेंट्स की बात करें टोटल सेगमेंट्स कितने हैं लेफ्ट लंग के अंदर तब हम बोलेंगे दे आर टोटल इन नंबर 8। आपको लोब वाइज अलग अलग सेगमेंट भी पूछ सकते हैं तो हमने बोलना है 3 ऊपर वाले लोब में, राइट मिडल में और 5 नीचे हैं राइट साइड के अंदर। और इस तरह पूछें तो 4+4 4 अपर और 4 लोअर। ये जो सेगमेंट हैं इनको हम ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट भी कहते हैं, BPS। These segment also known as a bronchopulmonary segment। That means what? सेगमेंट लंग का वह भाग है जहां पर टर्सरी ब्रोंकाई होती है, जहां पे एयर लेके जाएगी टर्सरी ब्रोंकाई। तो दैट मीन्स द सेगमेंट इज पर्टिकुलर लंग पोर्शन विच इज सप्लाइड बाय द टर्सरी ब्रोंकाई। इसीलिए हमने कल देखा था कि टर्सरी ब्रोंकाई को हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स को ऑक्सीजन लेके जा रही है। तो इसीलिए जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है ये स्पेसिफिक लंग्स के एनाटॉमिकल, सर्जिकल और फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। दैट मीन्स व्हाट? एनाटॉमिकल का मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट की संरचना वैसी ही होगी जैसे कि लंग के दूसरे सेगमेंट की। फंक्शनल दैट मीन्स ये वैसा ही सेम एग्जैक्ट काम करेगा जैसे कि लंग के दूसरे सेगमेंट करते हैं। और तीसरा सर्जिकल यूनिट, मतलब ये कि अगर सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए पर्टिकुलर सेगमेंट का तो ये जो सराउंडिंग सेगमेंट से या अदर जो पोर्शन है लंग के उस पर किसी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालते। दे कैन बी कट डाउन इन ए सेपरेट पोर्शन। सेगमेंटल रिसेक्शन होता है उसमें हम सेगमेंट को कट कर देते हैं, तो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटाइटी है, इंडिविजुअल एक यूनिट है। तो अगर हमें पूछें कि एनाटॉमिकल, सर्जिकल और फंक्शनल यूनिट लंग्स की कौन सी होती है तो हमें बोलना है दे आर बेसिकली द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। सेगमेंट लंग के वह भाग हैं जो कि टर्सरी ब्रोंकाई के द्वारा ऑक्सीजन को कैरी करवाते हैं, जहां टर्सरी ब्रोंकाई सप्लाई देती हैं। संख्या की बात आए तो अभी हमने देख लिया कि राइट साइड में टोटल 10 सेगमेंट है, 3 + 2 + 5। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो टोटल 8 सेगमेंट है, 4 + 4। लंग्स के नीचे की तरफ आपको ये डायफ्राम दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है रेस्पिरेशन का। हम देखेंगे मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन में ये डायफ्राम किस तरीके से बॉडी को असिस्ट करता है ब्रीदिंग के अंदर। लंग्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। लंग के चारों तरफ एक डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन होती हैं और उसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। इस तरीके से ये डबल कोटिंग होती हैं लंग्स के अराउंड, वैसे ही जैसे कि हार्ट के ऊपर भी होता है। दोनों तरफ के लंग्स के ऊपर हैं ये। क्लियर? लंग्स के अराउंड, लंग्स
को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके एक आउटर कोटिंग होती है जो मेम्ब्रेन से बनती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है बेसिकली वो, और उसी को हम बोलते हैं आइदर प्लूरा या इसी को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये मेम्ब्रेन दो अलग अलग लेयर से मिलके बनती हैं। एक लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर और दूसरी लेयर को हम कहते हैं विसरल लेयर। दैट मीन्स पैराइटल प्लूरा एंड विस्लर प्लूरा। पैराइटल प्लूरा जो बाहर वाला लेयर है ये, जो कि बेसिकली रिब्स के एडजॉइनिंग होता है, अंदर जो थोरेसिक कैविटी से जुड़ा हुआ रहता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लूरा, दैट इज द पैराइटल प्लूरा। और लंग को जो अंदर से कवर कर रही है, जो अंदर वाली लेयर है, इसको हम बोल रहे हैं विसरल प्लूरा। तो बाहर वाला जो ये है पैराइटल प्लूरा है और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम बोल रहे हैं विसरल प्लूरा। बेसिकली ये सीरस मेम्ब्रेन है। दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में ब्लैंक स्पेस होता है, कैविटी होती है, और उस कैविटी को हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। स्लाइट स्पेस है दोनों प्लूरा के बीच में, इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस। और ये स्पेस खाली नहीं होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ज़्यादा नहीं होता है, 5 से 15 ml मात्र क्वांटिटी में होता है ये, 5 से 15 ml अमाउंट प्लूरल फ्लूइड की, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। ये फ्लूइड लंग्स जब भी ब्रीथ इन और आउट करते हैं तो ये फ्लूइड इन दोनों लेयर के बीच में एज एन लुब्रिकेंट का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो वहाँ पे दोनों जो प्लूरा है आपस में फ्रिक्शन कॉज करेगी, जिससे प्लूरिटिक पेन पेशेंट को होगा। तो ये बेसिकली जो फ्लूइड है ये दोनों लेयर को आपस में ग्लाइड और स्लाइड करने में हेल्प करता है जब भी हम ब्रीथ इन और आउट करते हैं। तो दैट मीन्स एक तरीके से इजी रेस्पिरेशन में ये असिस्ट कर रहा है। इसके अलावा दोनों लेयर के बीच में ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड इजीली इन दोनों लेयर को आपस में डिटैच होने से बच जाता है। ये दोनों लेयर को एडहेयर करके रखता है। वैसे ही जैसे कि दो ग्लास की स्लाइड है, बीच में पानी रख दिया, ऑयल रख दिया, तो आप स्लाइड्स को अगर डिटैच करने की कोशिश करोगे दैट विल नीड सम फोर्स, तो बिना फोर्स के हटेगी नहीं, क्योंकि वो एज एन अंदर जो फ्लूइड है वो उन दोनों लेयर्स को या दोनों स्लाइड्स को हटाने में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है या उसके लिए बाधा कॉज करता है। तो सेम मैकेनिज्म है यहाँ पर। प्लूरिटिक फ्लूइड बेसिकली इजी रेस्पिरेशन को असिस्ट करता है और साथ में दोनों जो लेयर्स हैं उनको डिटैच होने से बचाता है। कई बार इस प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरिसी या प्लूराइटिस। ऐसे ही कई बार इस प्लूरल स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जम जाता है। फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, सीरस फ्लूइड हो सकता है या ब्लड हो सकता है या लिम्फ हो सकता है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। कई बार इस प्लूरा में फ्लूइड की बजाय एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हवा वहाँ बढ़ जाती है, और तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसिकली द न्यूमोथोरैक्स। तो बहुत सारी एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक प्लूरा के बारे में वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ प्लूरा। सिंपली ये आउटर कोटिंग है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है बाहर से, और अंदर जो फ्लूइड है वो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, बेसिकली फ्रिक्शन को कम कर रहा है और साथ में एज सच दोनों लेयर्स को आपस में डिटैच होने से बचाता है। क्लियर? तो लंग्स के बारे में थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसकी माइक्रो एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे जहां पर एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं दोबारा। लंग्स संख्या में 2 होते हैं, कॉन शेप के होते हैं। कॉन शेप में अपेक्स जो एंगुलर पार्ट है ऊपर की तरफ होता है, जो वाइडर पार्ट है बेस वो नीचे की तरफ होता है। लंग बहुत सॉफ्ट, स्पॉन्जी और इलास्टिक टिश्यू होते हैं। कलर इनका ग्रे या ब्राउनिश होता है, लेकिन लेटर ऑन बाद में ये डार्क या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। लंग्स थोरेसिक कैविटी में अंडर द रिब केज लोकेटेड होते हैं। इनका अपेक्स क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक जाता है और इनका जो बेस होता है वो डायफ्राम के ऊपर लोकेटेड होता है। अगर एक्सटेंशन हम देखें थोरेसिक वर्टिब्रा के रिलेशन में, तो T1 से लेके T12 तक ये एक्सटेंडेड रहते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लगभग 25 से 35 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है, और अगर इनके विड्थ की बात करें तो ये अप्रोक्स होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। लंग्स 2 हैं, 2 लंग्स में कुछ वेरिएशन होता है उनकी साइज के अंदर। जो राइट वाला लंग है वो लेफ्ट की तुलना में
थिकर होता है, ब्रॉडर होता है, लार्जर होता है और शॉर्टर होता है। लार्जर होने की वजह कि लेफ्ट लंग ड्यू टू मीडिया स्टाइनम छोटा होता है 10 से 30%, और राइट लंग के शॉर्ट होने की वजह कि यहाँ पे जो लंग्स हैं वो लंग इसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। ऐसी लेफ्ट लंग की बात करें तो राइट की तुलना में वो थिनर होते हैं, नैरोवर होते हैं, स्मॉलर होते हैं और लेंथ राइट की तुलना में उनकी ज़्यादा होती हैं। जो राइट लंग है वो 3 लोब में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं अपर लोब या सुपीरियर लोब, दैट इज द मिडल लोब, दैट इज द इंफीरियर लोब। ये राइट लंग लोब्स में 2 फिशर्स के द्वारा डिवाइड होता है। ये वाली जो फिशर है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और ये वाला जो फिशर है इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक फिशर। ऐसे ही फर्दर ये जो लंग्स के लोब हैं अपने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। ऊपर वाले लोब में 3 सेगमेंट होते हैं, नीचे वाले मिडल लोब में 2 सेगमेंट होते हैं और नीचे वाले लोब में 5 सेगमेंट, तो टोटल राइट साइड में 10 सेगमेंट होते हैं। ऐसे ही जो लेफ्ट लंग है एक फिशर ऑब्लिक फिशर के द्वारा 2 लोब में डिवाइड होता है, ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है। और अगेन ये जो लोब्स होते हैं ये सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, ऊपर 4 सेगमेंट है, नीचे की तरफ 4 सेगमेंट है, और इस तरीके से जो टोटल सेगमेंट की संख्या हो गई वो हो गई है 18। राइट साइड में पूछे तो 10 सेगमेंट है और ऐसे लेफ्ट साइड में पूछे तो 8 सेगमेंट। ये सेगमेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहलाते हैं और इन्हीं सेगमेंट्स को हम लंग्स की एनाटॉमिकल फंक्शनल और सर्जिकल इकाई भी कहते हैं। लंग्स के अराउंड डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन होती हैं जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। बाहर की तरफ पैराइटल प्लूरा है और अंदर की तरफ विसरल प्लूरा है, दोनों के बीच में स्पेस है, दैट इज द प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। 5 से 15 ml फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है, एज एन लुब्रिकेंट एक्ट करता है और साथ में दोनों लेयर को डिटैच होने से बचाता है। दोनों लंग्स के बीच में खाली जगह है, मीडिया स्टाइनम कहते हैं इसको, और इसके अंदर हार्ट और जो ग्रेट वेसल्स एओर्टा है वो लोकेटेड होती है। लंग्स के 3 सरफेस होते हैं। फेस दैट मीन्स व्यू, जहां से हम लंग को देख सकते हैं, तो एक तो एंट्रोलेटरल सरफेस होता है जिसको बोला जाता है कॉस्टल सरफेस, दूसरा मीडिया स्टाइनल सरफेस होता है या मिडिल सरफेस होता है जो आगे से और साइड से नहीं दिखेगा, उसके लिए लंग्स को आपको पीछे से अंदर की तरफ देखना पड़ेगा, और तीसरा होता है डायफ्राग्मेटिक सरफेस, लंग को नीचे से हम देखेंगे तो जो सरफेस दिखेगा दैट इज द डायफ्राग्मेटिक सरफेस। ऐसे ही लंग के 3 किनारे होते हैं, एक आगे वाला किनारा ये इसको बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर, ऐसे ही लंग पीछे की तरफ जा रहा है तो एक अंदर की तरफ पीछे की तरफ एक और बॉर्डर है दैट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, और ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक बॉर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर। क्लियर? तो आगे की तरफ पीछे की तरफ नीचे बॉर्डर है, ऊपर कोई बॉर्डर, ऊपर एपेक्स है, एंगुलर पोर्शन है, तो वहां किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं होता है। क्लियर? हाइलम की हमने बात करी। हाइलम या हाइलस एक वैश शेप, अपोजिट वी शेप का एक एरिया होता है लंग्स के अंदर जहां से बहुत सारी स्ट्रक्चर लंग में इंटर करती है और एग्जिट करती है। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जैसे ये ब्रोंकाई बनी हुई है, ऐसी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, कुछ नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स इंटर करेगी, एग्जिट करेगी, तो वो पॉइंट है जहां से एंट्री एंड एग्जिट होता है उन सभी स्ट्रक्चर्स को, उनको हम बोलते हैं हाइलम या हाइलस। क्लियर? लिंगुला एक स्पेसिफिक नाम है जो लेफ्ट अपर लोब के लोअर पोर्शन का नाम है, ये जस्ट टंग की तरह दिखता है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लिंगुला। क्लियर? वेट की बात हमने करी थी, जो राइट लंग है वो लगभग 625 ग्राम का है और जो लेफ्ट लंग है वो 575 ग्राम वजन रखता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माइक्रो एनाटॉमी की, या जो हमने ब्रोंकियल ट्री के बारे में बात करी थी एक वीडियो के अंदर, उस ब्रोंकियल ट्री के आगे कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स लंग्स के अंदर एक्चुअली वो कौन सा एरिया है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा। अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर देखी है वहां पर कहीं पर भी गैसों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, जबकि एक्चुअली हमको रेस्पिरेशन करना है, एक्सचेंज करवाना है। तो अब उसी पर्टिकुलर पार्ट की हम बात कर रहे हैं लंग्स के अंदर जहां पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है या जहां पर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमने लास्ट में बात करी थी ब्रोंकियल ट्री की, और ब्रोंकियल ट्री का जो एंड था वो था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे जो स्ट्रक्चर्स होती हैं कलेक्टिवली उनको कहा जाता है रेस्पिरेटरी जोन। कलेक्टिवली हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन। या इन्हीं को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी
यूनिट ऑफ लंग्स। इसका सीधा सा मतलब है, नाम में रेस्पिरेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि लंग का एक्चुअली वह पोर्शन, वह भाग जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, एक्चुअली वो पोर्शन कहलाता है रेस्पिरेटरी जोन और यूनिट। और वो टिश्यू जो रेस्पिरेशन में हेल्प करवाएंगे, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करवाएंगे, उनको जनरली हम लंग पैरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। तो इस रेस्पिरेटरी जोन में 4 स्ट्रक्चर आती हैं बेसिकली, और चारों स्ट्रक्चर में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो लास्ट हमने देखा था कि ट्रेकिया था, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो ब्रोंकियल ट्री का भाग बनता है। उसके आगे स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी जोन। तो उसमें 4 स्ट्रक्चर होती हैं। एक बार डायग्राम बना देते हैं। यह है रेस्पिरेटरी यूनिट या रेस्पिरेटरी जोन। इसमें 4 स्ट्रक्चर होती हैं। नंबर 1 हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कन्वर्ट होती हैं वो कहलाती है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट फिर कन्वर्ट होती हैं तीसरे स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। और एल्वियोलर सैक फिर डिवाइड होता है एल्वियोलाई के अंदर। दैट मीन्स व्हाट? मीन्स ये कि जहां पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आके खत्म हो रही थी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का यहां पर एंड हो रहा था, वो ब्रोंक्यूल्स आगे जाके रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी यूनिट बनाती है। इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का वह भाग जहां एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होगा उसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी यूनिट या रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन 4 ऑर्गन से मिलके बना है। पहला पोर्शन रेस्पिरेटरी जोन का कहलाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का है, ये उससे और ज्यादा नैरोवर स्ट्रक्चर है। हमने देखा कि कंटिन्यूसली ट्रेकिया से फर्दर जो भी ट्रैक बन रहा था उसका डायमीटर प्रोग्रेसिवली कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल से भी और नैरोवर, दैट मीन्स उसका डायमीटर छोटा वाला ये स्ट्रक्चर है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके दूसरी ऑर्गन में कन्वर्ट हो रही है रेस्पिरेटरी यूनिट की, उसको हम बोल रहे हैं एल्वियोलर डक्ट। एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक 2 से 11 एल्वियोलर डक्ट बन सकती हैं। जो एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, फर्दर अगर उसकी ब्रांचिंग होगी तो वो 2 से 11 एल्वियोलर डक्ट का निर्माण करेगी। एल्वियोलर डक्ट की जो डायमीटर है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के डायमीटर की तुलना में कम होगी। फर्दर ये जो एल्वियोलर डक्ट हैं आगे 5 से 6, 5 to 6 एल्वियोलर सैक, आप देख रहे हैं कि ये डक्ट आ गया और ये डक्ट एक थैले में कन्वर्ट हो गया। अब ये सैक, एक डक्ट से मिनिमम 5 सैक बन सकते हैं या 6 सैक बन सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर अभी 3 सैक बनाए, तो ऐसे 5 या 6 सैक बनेंगे एक डक्ट से। दूसरे से भी 5 से 6, तीसरे से भी 5 से 6, ऐसे आगे से आगे 5 to 6 सैक्स बनेंगे एक एल्वियोलर डक्ट से। और प्रत्येक एल्वियोलर सैक में अगर मैं एक थैले की बात करूंगा तो वहां पर सबसे लास्ट टर्मिनल स्ट्रक्चर मिलेगी लंग्स की, और उसको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई। तो एक सैक में आपको लगभग 2 से 4 एल्वियोलाई देखने को मिलेगी। तो अंदर ये जो दिख रही है हमको, यह है एल्वियोलाई। गैसियस एक्सचेंज की जो बेसिक यूनिट होती है लंग्स की,
वो होती है एल्वियोलाई, जहां पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होगा। वैसे गैसियस एक्सचेंज पूरे रेस्पिरेटरी जोन में होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स में भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। लेकिन यूनिट की बात करें जहां पर मेनली कॉमनली गैसियस एक्सचेंज होगा, तो वो जो पोर्शन है, वो पार्ट है लंग का, वो कहलाता है एल्वियोलाई। दैट मीन्स व्हाट, टर्मिनल ब्रोंकियल्स के आगे ये रेस्पिरेटरी जोन है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक का जो पोर्शन था वो कंडक्टिंग जोन कहलाता था, वहाँ एक्सचेंज नहीं होता था। उसके आगे का जो पोर्शन है रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी यूनिट, इस यूनिट में चार चीजें हैं। पहली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल कंपेरेटिवली लार्जर ट्यूब है, ये कन्वर्ट होती है एक ट्यूब से 2 से 11 एल्वियुलर डक्ट बनती हैं, फिर एक डक्ट से 5 से 6 सैक बनते हैं, और प्रत्येक सैक में 2 से 4 एल्वियोलाई होती है। ऐसे ही सारी एल्वियोलाई को गिन लिया जाए लंग्स की, तो ये एल्वियोलाई की संख्या आती है लगभग 300 से 500 मिलियन एल्वियोलाइज। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम लंग्स में एल्वियोलाई की संख्या पूछें कितनी होती हैं, कितनी एल्वियोलाइज होती हैं, तो दैट इज 300 टू 500 मिलियंस एल्वियोलाई। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख एल्वियोलाई। 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो आपको दिख रहा है कि लगभग 3000 से लेके 5000 लाख एल्वियोलाई संख्या में होती हैं हमारे लंग्स के अंदर। और सभी एल्वियोलाई को अगर खोल दिया जाए, एल्वियोलाई को खोल दिया जाए, तो जो सरफेस मिलेगा एल्वियोलाई का, वो मिलेगा 70 मीटर स्क्वायर या 750 फिट स्क्वायर। ये है सरफेस एरिया हमारे लंग्स का। दैट मीन्स वॉट, लंग्स बहुत सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं। अगर उनकी एल्वियोलाइज को खोल दिया जाए, स्प्रेड कर दिया जाए, तो जो सरफेस एरिया मिलेगा पूरे लंग्स का, वो होगा 70 मीटर स्क्वायर, 70 मीटर स्क्वायर या 750 फिट स्क्वायर। तो दैट मीन्स आवर लंग्स कंटेन 300 टू 500 मिलियन एल्वियोलाइज एंड देयर सरफेस एरिया इज 70 मीटर स्क्वायर और 750 फिट स्क्वायर। एल्वियोलाई अभी हमने देखा कि बेसिक यूनिट है गैसियस एक्सचेंज का। इसको हमको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे इसकी क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं और किस तरीके से ये गैसियस एक्सचेंज करवाता है। तो अभी मैं यहाँ पर एल्वियोलाई का एक डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम से पता चलेगा कि बेसिकली एल्वियोलाई होती कैसी हैं और ये किस तरीके से काम करेगी। हम रेस्पिरेटरी जोन की बात कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी जोन में उस ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो गैसियस एक्सचेंज की बेसिक यूनिट है, जहां पे गैसों का एक्चुअली आदान प्रदान होता है। ये मैंने लिखा है इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन।
एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिटेल में देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ये काम करती हैं। क्लियर? चलो देखते हैं इसको डिटेल में। हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी यूनिट की या जोन की। जोन का जो लास्ट टर्मिनल बेसिकली स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, उसको हम कह रहे हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सैक के अंदर लोकेटेड होती हैं और एक सैक में 2 से 4 एल्वियोलाई होती हैं। ऐसे ही पूरे लंग्स की एल्वियोलाई को गिना जाए तो ये लगभग होती हैं 300 से 500 मिलियन एल्वियोलाई, और उनके सरफेस एरिया को अगर हम देखें खोल के तो वो होगा लगभग 70 मीटर स्क्वायर या 750 फीट स्क्वायर। एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई को हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। एल्वियोलाई में 4 अलग अलग तरह की कोशिकाएं